सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। और कैसे चल रहा है सबके? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सब लोग ठीक ठाक हो? यस मैम। यस मैम। ऐसा है ना कि ये पूछा था किसी से तो कि आप लोग की क्लासेस चल रही है नहीं, तो पता चल रहा है कि रेगुलर नहीं चल रही है। तो अगर सबकी रेगुलर नहीं चल रही है तो हम आपकी रेगुलर क्लास लेंगे। मतलब अल्टरनेट डे, जैसे आज फ्राइडे है तो मे बी सैटरडे को नहीं लें। सैटरडे संडे हम ऑफ करते हैं, मंडे ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे, थर्सडे नहीं, फ्राइडे। ठीक है, हफ्ते में 3 दिन तो श्योर रहेगी। अब ये मान लो कोई टीचर लेता है तुम लोग की क्लास, तो हमको तुम बता देना, हम टाइम इधर उधर कर लेंगे। अदरवाइज 11 से 12 मेरा टाइम रहेगा। ठीक है, तो हम ये कि हम अपना कोर्स प्लान रीडिंग का मेरा कोर्स है वो हम खत्म। ठीक है, वैसे तो ई कंटेंट आप लोगों का नेट पे अवेलेबल है और हम थोड़ा बहुत बता देंगे तो आप लोग को सब समझ में आएगा। हर बार एक ई कंटेंट किसने किसने देखा है? किसी कोई पाठशाला पे गया है यूनिवर्सिटी की? यस मैम। तो तुमको तो मिल गया होगा देवांशी पूरा पूरा। यस मैम। पूरा कंटेंट हमने क्योंकि पिछली बार लोड किया हुआ है। इस बार थोड़ा सा चेंज है, इस बार चूंकि सीबीसीएस सिस्टम है तो थोड़ा सा चेंज है। तो चेंज में आज जो एक टॉपिक है जर्म प्लाज्म, वो आज हम लोग देखेंगे। उसके अलावा जैसे पिछली बार हमने पीपीटी ही अपलोड की थी, इस बार हम आप लोगों को कंटेंट भी रिटन कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमको इस तरह से आपके कंटेंट चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे जितना भी चीज़ पढ़ाएं, पीपीटी से भी पढ़ाएं, तो आपको हम वो कंटेंट दे पाए। तो एक नया टॉपिक आप लोग को में जुड़ा है इस बार। क्या जुड़ा है? कोई किसी के पास सिलेबस है कि नहीं? हम तो अपना पढ़ाते जा रहे हैं, सिलेबस के बारे में हमारी डिस्कशन। यस मैम, है मैम। सिलेबस में चेंज देखा है आप लोगों ने? क्या चेंज है पिछली बार से? किसी को कोई बताएगा? आज जो चेंज है वही टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, पिछली बार ये टॉपिक नहीं था। तो ये है काइंड्स ऑफ जर्म प्लाज्म। ये जर्म प्लाज्म क्या होता है? अब तुम लोग थोड़ा कैमरा ऑन करो, थोड़ा पूछने बताने वाला होगा। उसके बाद जो है हम लोग ठीक है वो तो एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है जर्म प्लाज्म। कोई बताएगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? क्या है? हाँ मैम, सम टोटल ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल और मैम सम टोटल ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल और जीन्स प्रेजेंट इन अ स्पीशीज। अच्छा ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मैम, एक स्पीशीज में, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज में जो टोटल मतलब जीन्स प्रेजेंट है, क्योंकि हर एक मतलब अलग अलग वैरायटी और होता है, तो फिर उसका टोटल जो क्लास ये क्या होता है? मैम जिससे नेक्स्ट प्रोजेनी आ सके बहुत इजीली, उसको हम लोग जर्म प्लाज्म बोल सकते हैं। तो क्या होता है? मैम जीन मैम जेनेटिक रिसोर्स। देखो, हम एक्चुअली सच्चाई है कि हम सीड्स को ही जर्म प्लाज्म कह रहे हैं। तो आपने बोला, हम ये नहीं कह रहे हैं कि देवांशी ने गलत बोला या आर्यमा ने गलत बोला, दोनों ने सही बोला। अब हम लोग क्या करते हैं ना, साइंस में हर बड़ी चीज को, छोटी चीज को हमको बड़ा इलेबोरेट करके हमने बोल दिया। ठीक है, तो जर्म प्लाज्म क्या है? एक्चुअली आप सीड को ही जर्म प्लाज्म करोगे साइंटिफिक लैंग्वेज में। जो आप सीड ही तो है। क्या क्या देवांशी तुमने क्या बोला था? एक बार फिर से डिफाइन करो। मैम, सम टोटल ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल फाउंड प्रेजेंट इन अ स्पीशीज। हाँ, तो सम टोटल ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन अ स्पीसीज। ठीक है, तो ये जो है आपका सम टोटल का मतलब क्या हुआ कि आपका जो सम टोटल है वो आपका क्या कहते हैं, सीड में ही तो आपका जेनेटिक मटेरियल कंजर्व रहता है। अब देखो क्यों यहाँ पे साइंटिफिक लैंग्वेज में क्यों नहीं हम उसको सीड कहते हैं? हम सीड जब फार्मर के पास होता है, वो कल्टीवेशन को ग्रो करने के लिए, कोई चीज ग्रो करने के लिए सीड लगाता है, तो वो भी तो एक तरह जर्म प्लाज्म को कंजर्व ही कर रहा है। एक जनरेशन का गेहूं लगा है तो अगली जनरेशन में वो बिया निकाल। बट सीड में एंडोस्पर्म भी आ जाता है, एम्ब्रियो भी आ जाता है, और जबकि अगर हम लोग नेक्स्ट प्रोजेनी में देखें तो एंडोस्पर्म नेक्स्ट प्रोजेनी में नहीं जाएगा, वो सिर्फ एज अ न्यूट्रिएंट सोर्स की तरह आता है। और एम्ब्रियो से कौन बोल रहा है? आर्यमा।
हाँ 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 बोलो। हाँ फिर मैम वो एम्ब्रियो सिर्फ जाता है, मतलब एम्ब्रियो एज ए नेक्स्ट प्रोजेनी दिखता है हम लोग को। और मैम सीड इस वजह से और भी नहीं कह सकते क्योंकि सीड स्पेसिफिकली प्लांट्स तक ही रह जा रहा है, वो एनिमल्स तक नहीं आ पा रहा है। नहीं 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 नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए कॉन्सेप्ट ही की बात हमने बहुत क्लियर करने की, 2-3 वर्ड्स हैं आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं, उनको ध्यान से सुनो। सीड आपका जो है ना, ये आपका जर्म प्लाज्म ही है, और जर्म प्लाज्म हम उस चीज को कहते हैं। आप कभी भी डीएनए डायरेक्ट क्या कंजर्व कर सकते हो आर्यमा? हेलो, यस मैम। डीएनए क्या डायरेक्ट कंजर्व कर सकते हो? नहीं। नो मैम। है ना, डीएनए कभी भी डायरेक्ट नहीं कंजर्व, उसको कंजर्व करने के लिए हमको एक ना एक कोई चीज चाहिए ना। तो हम जब सीड देखो, अब आ जाए हम लोग जर्म प्लाज्म पे। सम टोटल ऑफ ऑल हेरिडिटी मटेरियल इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म। अच्छा, 2-3 चीजें होती हैं, उनको आप जान लो। इसी सीड को जब आपका फार्मर यूज करता है तो हम उसको जर्म प्लाज्म नहीं कहते हैं, हम उसको कहते हैं कल्टीवार या वैरायटी, क्योंकि फार्मर ग्रो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको वो करने के लिए, मतलब आपको फूड प्रोवाइड करने के लिए या भोजन के लिए या कॉमर्शियली यूज कर रहा है, ठीक है। तो उसी सीड को हम कल्टीवार या वैरायटी कहते हैं। जब ये साइंटिस्ट के पास यही सीड आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप या लाइंस कहते हैं। पर्टिकुलर लाइन वो साइंटिस्ट क्या करता है, वो रिसर्च के लिए इसको यूज कर रहा है, उसी जर्म प्लाज्म को। एक्चुअली है ये सीड ही ना। सम टोटल ऑफ ऑल हेरिडिटी मटेरियल इज referred to as germ plasm। जर्म प्लाज्म अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में कहें तो वो एक्चुअली सीड ही है। आप जब कंजर्व करते हो तो सीड के ही फॉर्म में जर्म प्लाज्म को कंजर्व करते हो। अगर साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक साइंटिस्ट क्या करेगा, वो रिसर्च पर्पज से यूज करेगा, तो वो सीड को एक लाइन के रूप में, इस सीड में ये कैरेक्टर है, उस सीड में ये कैरेक्टर है, उसको एक कल्टीवार, एक लाइन के रूप में यूज करेगा। या एक पर्टिकुलर किसी में कोई ट्रेट है, किसी में कोई ट्रेट है, तो उसको इसको जीनोटाइप के रूप में यूज करेगा। तो जर्म प्लाज्म हर तरह से जो है, जर्म प्लाज्म जो है वो आपका कंजर्वेशन से मटेरियल का, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं कंजर्व हो सकता है, इसलिए वो सीड के फॉर्म में या अलग अलग फॉर्म में वो कंजर्व होता है। एक वर्ड और आता है इसमें, जीन पूल। ये क्या होता है? एक था जर्म प्लाज्म, हमने कहा सी, हमने कहा मतलब लेमैन की लैंग्वेज में सीड है, अदरवाइज सम टोटल ऑफ ऑल हेरिडिटी मटेरियल। सारे हेरिडिटी मटेरियल में जब भी आप सीड को ग्रो कराएंगे तो उसका सिर्फ डीएनए एक तरह से ट्रांसफर हो रहा है, नई वैरायटी बन रही है, फिर आपका सीड के रूप में वो कंजर्व हो रहा है, और चीजें आपकी मतलब वो पिछले जनरेशन में ही रुक जाती है। लेकिन आपका वो जीन जो है, वो पर्टिकुलर जो हेरिडिटी मटेरियल है, वो ट्रांसफर होता है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। एक और वर्ड आता है जीन पूल, सुना है? यस मैम। क्या होता है जीन पूल? क्या है? मैम अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड जीनोटाइप को वो किया जाए तो वो जीन आता है, एक तरफ मैम से कलेक्शन। हाँ, पॉपुलेशन का जीन का कलेक्शन वो जीन पूल कहलाता है। हाँ ठीक है, पॉपुलेशन का हाँ, जीन का फ्रॉम कलेक्शन। ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, मतलब एक तरह से एक ही वीट की वैरायटी है, कई तरह का जो है आपका कई तरह की वैरायटी है, उनका हम अगर सारा करेक्शन कर लेंगे एक तरह से, जैसे तुम्हारे पास अभी प्लांट ब्रीडिंग की 10 ठो बुक है, तुमने उसकी कलेक्शन कर ली, लाइब्रेरी में रख ली, वो तो क्या होगा, वो भी एक तरह से उस पूल हो पर्टिकुलर गया। पूल हो गया। बस यही चीज है, तरह तरह के सीड को हमने कलेक्ट कर लिया तो एक तरह से लाइब्रेरी बन गई सीड्स की, या जर्म प्लाज्म की। सीड एक्चुअली हम यहाँ पे वर्ड नहीं यूज करेंगे, और जर्म प्लाज्म यूज करेंगे हम, चूंकि मैम जेनेट्स बोल सकते हैं क्या? हाँ जेनेट्स। जेनेट्स बोल सकते हैं, पर हम बहुत कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम जीन पूल ही यूज करते हैं ये वर्ड। हाँ, यस मैम, जर्म क्योंकि वो भी पर्टिकुलर हो प्लाज्म, जाएगा बहुत ज्यादा। हाँ, तो जीन मैम पूल। ये जो कलेक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ जीन, वो जो इंटरब्रीडिंग में ही ना किया जाएगा? हाँ, इंटरब्रीडिंग के लिए किया जाएगा, इंटरब्रीडिंग में ही, और इंटरब्रीडिंग के लिए ही क्यों जरूरत है इंटरब्रीडिंग की। एक दो टर्म्स है जो कि अभी आज शायद हम लग रहा है हम अपनी स्लाइड ना डिस्प्ले करके डायरेक्ट डिस्कशन हो रहा है, अच्छा लग रहा है, स्लाइड से पता चलता है, हम रीड करते हैं या बताते तो इसमें डिस्कशन, कुछ टर्म्स आज डिस्कस कर लिए जाए। हाँ, तो जीन पूल की बात हो रही थी कि लाइब्रेरी, एक और वर्ड तुमने अभी क्या बोला था? इंटरब्रीडिंग।
हाँ देखो, ब्रीडिंग ही हम लोग पढ़े हैं, ब्रीडिंग के लिए आखिर ये क्यों हो रहा है, जर्म प्लाज्मा, सीड, कंजर्वेशन, जीन पूल की बात ही हम क्यों कर रहे हैं? एक होता है एक मैम का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया। आ रही है। आ गई आवाज? अच्छा, हाँ तो क्या बोल रहे थे हम लोग कि मैम इंटरब्रीडिंग का फर्क। हाँ हाँ हाँ, जीन पूल की बात कर रहे थे और उसने किसी ने कहा कि जीन पूल जैसे जर्म प्लाज्म हो गया, जर्म प्लाज्म हम साइंटिफिक लेवल पे जर्म प्लाज्म कर रहे हैं, जब ढेर सारे जर्म प्लाज्म का कलेक्शन है तो हम उसको जीन पूल का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब बताओ तुम लोग ये हम क्यों लाइब्रेरी की जरूरत है, बुक की लाइब्रेरी की क्यों जरूरत है हमें? मैम सो दैट जो डेटा है वो एक जगह कंपाइल्ड मिल जाए, ऐसा ना हो कि उसके लिए हर जगह भटकना पड़े, एक जगह डेटा मिल जाए लोकलाइज। हाँ, जैसे आप लाइब्रेरी में इसीलिए बुक रखी जाती है कि अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक है तो आपको मिल जाए, ऐसे ही जीन पूल कलेक्शन है क्योंकि हमें जरूरत है इस चीज की, इसलिए क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरह की अलग अलग वैरायटी है जिसको हम कलेक्ट करके हम उसको कलेक्ट कर कंजर्व करते हैं। क्यों जरूरत है कंजर्वेशन की? मैम 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 ऐड कर वेरिएबिलिटी बनी रहे मैम। हाँ, मैम वेरिएबिलिटी बनी रहे। अभी वेरिएबिलिटी नहीं है क्या? नो मैम, मैम कुछ ट्रेड्स जो होते हैं बहुत स्पेसिफिक होते हैं टू अ पर्टिकुलर प्लांट। वो ट्रेड्स क्या होते हैं कि अगर उन लोगों में आगे वेरिएशन आया तो वो ट्रेड्स लूज किए जा सकते हैं, तो उन अभी ट्रेड्स को बचा के हाँ, रखने के लिए। अभी देखो, अभी तुम लोग अभी जब देखोगे तो देखोगे नेचुरल, अभी जैसे अभी हमने जीन पूल की बात की, जर्म प्लाज्म की बात की, तो एक और चीज होता है कि जो आपका जर्म प्लाज्म है वो पहला जो जर्म प्लाज्म होता है वो लैंड रेसेस होते हैं। लैंड रेसेस नाम सुना है किसी ने? जो भी पढ़ रहे होगे तो तुम लोग सुने होंगे, लैंड रेस क्या होती है? नो मैम। नो मैम, नहीं सुनाई है। देखो अभी एक्चुअली हम लोग अभी जो ब्रीडिंग प्रोग्राम हम लोग बहुत, वही बात है कि अगर हमने कोई चीज बहुत सोफिस्टिकेटेड कर दी तो हमने अपनी पुरानी चीजों को लूज कर दिया। एक वर्ड आता है जेनेटिक इरोजन। इरोजन मतलब हमने क्या किया, हमें वैरायटी लगी, मान लो तुम्हें वीट की एक अच्छी वैरायटी है जिसमें बाली अच्छी है, तुमने उसको अच्छा लगा, तुमने उसको सेलेक्ट कर लिया, फिर ब्रीड कराया, उसी की सीड कलेक्ट करी, फिर ब्रीड कराया, फिर ब्रीड कराया। अगर ऐसा 50 साल चलता रहा तो जो और वैरायटी थी वो तो आपकी लुप्त हो गई, और जो जो वैरायटी बची हुई है, मतलब जिसको आपने ब्रीड कराया या आपने सेलेक्ट किया वो बड़ी, तो आप अब इस समय क्या है, पूरा जो सिलेक्शन है इस समय हम लोग 50 साल, अभी तो 50 साल हम कम ही बोल रहे हैं, मतलब इतने सालों से, जब से आपका डोमेस्टिकेशन तो आपका आदि मानव के समय से हुआ है, तो डोमेस्टिकेशन के साथ से हमने सिलेक्शन शुरू कर दिया। अब सिलेक्शन शुरू किया तो हमने एक पर्टिकुलर किसी चीज को जो हमारी जरूरत की थी हमने उसको इम्पोर्टेंस दी, हमने उसी को कल्टीवेट, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते गए और हमने उस पर्टिकुलर जीन को हमने प्रिजर्व कर लिया, वही है। तो इस समय जितनी भी आपके पास रेसेस है वो एक तरह से मतलब बहुत ही पर्टिकुलर करेक्टर की हैं, पर्टिकुलर रेसेस हैं, और एक तरह से आर्टिफिशियल कल्टीवार है। अब जो है ये नेचुरल सिलेक्शन से नहीं बनी है, उनको हमने अच्छा मौका दिया, अच्छी सीड, अच्छी खाद दी, अच्छी वायु दी, अच्छा सब कुछ दिया, वो अपना कर ली। लेकिन उस पे एक चीज है जिसको हमने बहुत प्रोटेक्ट किया है, वो जीन की वेरिएबिलिटी उसमें कम है। कभी भी आप देखो, जब आप इवन आप लोग इकोलॉजी में पढ़ते हो तो एक तरह का अगर फॉरेस्ट है तो उसकी सर्वाइवल की चांसेस कम है, कोई भी एक डिसीज आई पूरा पूरा फॉरेस्ट खत्म हो गया। ऐसे ही एक तरह का कल्टीवार है, कभी कोई चीज पूरा, तो उस स्थिति में हम कैसे उसको बचाएंगे? दूसरी बात, जो और वैरायटीज थी, हो सकता है आगे साइंस इवॉल्व कर रही है, हमें कभी कोई ऐसी चीज जिसको हमने पीछे छोड़ दिया है उसकी हो सकता है उस पर्टिकुलर ट्रेट की, उस पर्टिकुलर गुण की हमको जरूरत करे तो हमको पीछे लौटना पड़ता है। तो एक वर्ड आता है इसमें जर्म प्लाज्म में, लैंड रेसेस। लैंड रेसेस का मतलब कि वो रेस जो कि फार्मर्स या जो भी नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हुई हैं, लोगों ने करवाती गई और जैसे लोकल वैरायटी एक तरह से बन गई, वो अपने आप नेचुरल सिलेक्शन से, जो भी चीज नेचुरल सिलेक्शन से बनी होती है उसकी
क्या कहते हैं, उसकी क्षमता अधिक होती है, वो ज्यादा अपने आप को ज्यादा देर सरवाइव कर सकती है। जैसे लैंड रेस कोई भी बनेगा तो वो उसका रेजिलियंस और ज्यादा होता है। सुनाई नहीं दिया, मेरा शायद नेट कनेक्शन गड़बड़ है कि तुम्हारा। हेलो मैम देवांशी का हम लोग को, हाँ उसी का गड़बड़ है। मेरा ही खराब। समझ में नहीं आया। लैंड रेस का मतलब हाँ मैम हम दिवांशी चैट बॉक्स में कर दो अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो। हाँ, कुछ ऐसा बोल रही तो बताओ, क्योंकि अभी इसको हम 2 बार, क्योंकि यही एक नया टॉपिक है आप लोग का और इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। जो कॉन्सेप्ट आगे आ जाएंगे तो अगला नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन वेशन पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए इनका हम हालांकि पीपीटी भी देंगे, आप लोगों को वो भी देंगे, लेकिन हम तो लैंड रेस हमने बताया कि जो 50-100 साल से जो चीज फार्मर ब्रीड कर रहे हैं और जो है, हाँ रेजिस्टेंस सही है देवांशी, रेजिस्टेंस और रेजिलियंस हाई होगा। व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिलियंस? मैम रेजिस्टेंस वो होगा कि किसी आपदा से बच सके, और रेजिलियंस वो होगा कि किसी आपदा को झेलने के बाद वो कितना जल्दी रीग्रो कर जा रहा है, तो उतना ज्यादा वो रेजिलियंट नेचर होगा। कोई भी चीज को सेलेक्ट ऐसे नहीं करती है। आप देखो, जो बच्चा गांव में पला है या जो बच्चा कम सुविधा में पला है और जो बच्चा शहर में, या हम लोग के बच्चे बहुत हाईली फैसिलिटेड एनवायरनमेंट में पढ़े हैं, दोनों में भले आपको दिखेगा अरे ये बहुत आगे जा रहा है, लेकिन उसको आपने अलग से सुविधा दी हुई है और जो नेचुरल रेजिस्टेंस झेल रहा है उसके पास ताकत अधिक है। यही चीज है लैंड रेसेस, जो नेचुरल रेजिस्टेंस है, क्या बायोटिक स्ट्रेस, एबायोटिक स्ट्रेस, टेम्परेचर और क्या सबको झेलते हुए जो स्पीसीज सदियों से सरवाइव करी हुई है, वो हर हालत में वो किसी भी जगह वो सरवाइव कर करेगी। जैसे इंडियंस को आप कह लो बेचारा गर्मी जाड़ा बरसात सब झेलता रहता है, इसीलिए वो रशिया में भी रह सकता है, अमेरिका में भी रह सकता है, चाइना में भी रह सकता है। तो इसका मतलब उसकी क्षमता बढ़ गई है। ऐसे ही जो लैंड रेसेस होंगी वो हर जगह कल्टीवेट की जा सकती हैं। तो वो एक तरह से जीन पूल का या जीन का एकदम मतलब सॉलिड कंजर्वेशन है, रिजर्वॉयर है, तो उसको बचाने की जरूरत है, उसको हम कंजर्व करते हैं। दूसरा एक होता है ऑब्सोलीट वैरायटी, OBSOLET, ऑब्सोलीट वैरायटी, सुना है नाम? ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता याद है? नहीं आ रहा। ऑब्सोलीट, देखो जब हम जर्म प्लाज्म की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली जर्म प्लाज्म हमने बोला कि एक सीड या ऑब्सोलीट वैरायटी वो वैरायटी है जैसे के सीरीज या एनपी सीरीज की वीट की वैरायटी। एक समय वो बहुत ही वो प्लांट ब्रीडिंग के पूरे प्रोग्राम के थ्रू ग्रो की गई, बहुत डिमांड थी उसकी एक समय, लेकिन आज जैसे हम लोग की जनरेशन नहीं जानती, ऐसे बहुत सी चीजें, बहुत समय कोई एक चीज था उसका बड़ा नाम था, बड़ा वो था, लेकिन आज की नई जनरेशन नहीं जानती उस चीज को। ऐसी वैरायटी में भी है वो जो एक थी एक जमाने में पूरा प्लांट ब्रीडिंग के प्रोग्राम के थ्रू, सिलेक्शन के थ्रू वो ग्रो करी गई, उनका बहुत नाम था, लेकिन आज वो ग्रो नहीं की जाती। तो ऐसी वैरायटी के भी जीन प्रिजर्व होते हैं, उनको भी हम कलेक्ट मैम बट उसकी, मैम ये वाला जो बोल रही हैं आपसे वैरायटी का, उसका नाम ना हो बट उसका वैल्यू होता होगा ना मैम अभी भी? मतलब उसको हम कल्टीवेट नहीं कराते हैं, वैल्यू नहीं होता तो आप पढ़ क्यों रहे होते? वैल्यू मतलब तो उसकी वैल्यू तो होती है ना मैम? वैल्यू, वैल्यू की हर चीज की है। वैल्यू क्यों है हर चीज की? मान लो तुम लोग 50 स्टूडेंट हो क्लास में, हर एक की वैल्यू, ये बात और है, हमने हो सकता है देवांशी को आज इंपॉर्टेंस दी, कभी पल्लवी या कभी रितिका को, उससे नहीं फर्क पड़ता। इसका मतलब नहीं है कि रुचिका इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, रुचिका में अपने एक क्वालिटी है ना, काजोल में अपनी क्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि कोई मैडम अगर पल्लवी को इंपॉर्टेंस दे रही है तो रुचिका की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, नहीं होती है। रुचिका कल को जरूरत पड़ती है तो रुचिका हो सकता है वो सर्वाइव करे और अच्छा वो एक वो बन जाए। तो ये चीज है। तो इसी तरह है वैरायटी, मतलब हमने एक प्लांट की बहुत सी कलेक्शन है, पूरी लाइब्रेरी है बुक्स की, लाइब्रेरी है सीड्स की, लाइब्रेरी है जर्म प्लाज्म की। हम ये नहीं कह सकते, हो सकता है आज जरूरत है हमको किसी एक चीज की, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज खराब है या वो चीजें बेकार है। प्लांट ब्रीडिंग, हम एक्चुअली प्लांट ब्रीडिंग, हमारी जो जरूरत है आज हमारी जरूरत है कि हमें ज्यादा सीड चाहिए,
ऐसी गेहूं की बाली चाहिए जो छोटी भी हो, हाइट कम हो, लेकिन उसमें ग्रेन्स ज्यादा हो। हमारी मजबूरी भी है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है, हो सकता है कुछ अभी सावा और ये सब है। आज हम देखते हैं कि जो छोटे मिलेट्स जिनको खत्म कर दिया गया, उनकी बहुत वैल्यू है, उनकी बहुत वैल्यू है उन मिनरल्स के लिए जो कि हमें नहीं मिल पाते हैं। उनकी बहुत सी वैल्यू है। आज हम जो वेट की प्रॉब्लम या इस तरह के झेल रहे हैं, तो पता चलता है जिन अनाजों को पहले इग्नोर कर दिया गया था, वो अनाज आज मार्केट में महंगे मिलते हैं। आज आप चीनी के बजाय गुड़ पसंद करते हो, बल्कि एक समय जो था गुड़ से ज्यादा चीनी को महत्व दिया जाता था। गुड़, आज आपको पता है कि गुड़ की ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, ज्यादा वो है, चीनी आपका मीठा जहर है। तो ये चीजें हैं, तो वैरायटी जो है एब्सोल्यूट मैम तो वैरायटी भी डिमांड पे वैल्यू करती है ना मैम? डिमांड पे तो वैल्यू करती है। प्लांट ब्रीडिंग आप पढ़ ही रहे हो, डिमांड, सब कुछ डिमांड पे वैल्यू करता है। आज मेरी डिमांड है, आप डिमांड में नहीं डिमांड है तो आप किनारे। आप इस क्लास में 10 लोग हैं जिसकी डिमांड होती है, जाहिर सी बात है उसका बजट। हाँ तो वैसे ही है प्लांट ब्रीडिंग में भी हमारी आज डिमांड है कि म्यूटेंट वैरायटी चाहिए। हमारी जो डिमांड है हम उसको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैरायटी पहले बहुत डिमांड थी, अभी कम डिमांड है। उसके अलावा एक आता है वैरायटी इन कल्टीवेशन। जो अभी प्रेजेंट वैरायटी है या मॉडर्न वैरायटी, जो वैरायटी इस समय कल्टीवेट की जाती हैं, उनको हम कहते हैं वैरायटी इन कल्टीवेशन। वो भी प्लांट ब्रीडिंग के प्रोग्राम के थ्रू होती हैं। और मान लो वो जो है क्या कहते हैं सिलेक्शन, बल्कि प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू, नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू होती है। उसके अलावा ब्रीडिंग लाइन होती है। ब्रीडिंग लाइन जो है वो आपका, वो लाइन जिनको पर्टिकुलर ब्रीड कराते हैं, तो वो चीजें होती हैं। तो ये सब आपके जर्म। उसके अलावा वाइल्ड फॉर्म या वाइल्ड रिलेटिव होते हैं, कोई भी स्पीसीज है उसके वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं। उसके अलावा स्पेशल जेनेटिक, ये जेनेटिक रिकॉर्ड एक तरह से, या स्पेशल जेनेटिक मटेरियल, ये वो मटेरियल होते हैं उसी जीन पूल में, उसी जर्म प्लाज्म में, जिनको किसी म्यूटेशन के थ्रू या कुछ स्पेशल करेक्टर डाल के बनाया जाता है, उनको हम स्पेशल जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इस तरह से 6 चीज़ें होती हैं जो कि आपके जर्म प्लाज्म के लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो जर्म प्लाज्म, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, लैंड रेसेस के बारे में हमने बात की है, एब्सोल्यूट कल्टीवार के बारे में बात की है, मॉडर्न कल्टीवार जो भी वैरायटी है, हाई यील्डिंग पोटेंशियल जिसमें होगा, एडवांस ब्रीडिंग लाइन जो कि आपका ब्रीडिंग को महत्व देते हैं। एडवांस ब्रीडिंग लाइन में कल्टीवार और स्टॉक्स होते हैं। वाइल्ड फॉर्म होते हैं जो कि वाइल्ड फॉर्म के वो होते हैं क्रॉप्स का, जिनका उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है कि फर्दर हमें कोई प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में उनको ज़रूरत हो, क्योंकि वाइल्ड कल्टीवार हर हालत में बहुत रेजिस्टेंट वैरायटी होते हैं। और उनके वाइल्ड रिलेटिव्स को भी हम कंजर्व करते हैं। वाइल्ड रिलेटिव किसी, आप लोग अभी आगे, अभी तो शुरुआत ही करा गया है, वाइल्ड रिलेटिव्स भी उन कल्टीवार्स के जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है क्रॉस ब्रीडिंग के लिए, तो हम वाइल्ड रिलेटिव्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं जर्म प्लाज्म। उसके अलावा म्यूटेंट्स होते हैं। म्यूटेंट्स आप जैसे हम लोग का जो वीट की वैरायटी, जो आपकी क्या वीट का जो आपकी वैरायटी है, वो नॉरिन 10 वीट की उससे दी गई थी। ये जो वैरायटी है वो आपका जो शॉर्ट वैरायटी है, लेकिन उसमें यील्ड अधिक है, तो ये म्यूटेंट वैरायटी होती है। अब आ जाइए कंजर्वेशन। ये तो हुआ जर्म प्लाज्म, कितने तरह का जर्म प्लाज्म हो सकता है। अब कंजर्वेशन क्या होता है? जर्म प्लाज्म जब आप पढ़ रहे हैं, ये तो काइंड ऑफ जर्म प्लाज्म हुआ एक तरह से, केवल यहीं पे खत्म नहीं होगा। काइंड है तो उसका कंजर्वेशन की भी बात आएगी। कंजर्वेशन क्या होता है मैम? कंजर्वेशन उसको प्रोटेक्ट रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, सो दैट अगर फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़ती है तो वो अवेलेबल हो इन अ वायबल कंडीशन। in a viable condition. Conservation refers to protection of genetic diversity of crop from genetic erosion. अगर scientific language में करें, जेनेटिक इरोजन मतलब हम किसी जीन को, किसी पर्टिकुलर जीन को हम एडवांस करके किसी पर्टिकुलर जीन को हम खोते जा रहे हैं, वो जेनेटिक इरोजन है। और कंजर्वेशन है जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना।
कंजर्वेशन दो तरह से होता है, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू। व्हाट इज इन सीटू, व्हाट इज एक्स सीटू? एक्सीटू इन सेम मैम सिचुएशन तो आपने उसके नेचुरल कंसेप्ट हाँ, नेचुरल हैबिटेट सिचुएशन में अगर कंजर्वेशन होगा तो तो इन क्या होगा? सिटू इन 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 सीटू। सिटू सिटू इन सिटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन अगर वो अपने नेचुरल आउटसाइड हैबिटेट से द बाहर ले हैबिटेट जाके उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जैसे जैसे नेशनल पार्क। बोटैनिकल गार्डन्स। जैसे एग्जांपल एक्स सीटू का क्या कंजर्वेशन का है, इन सीटू का बट कंजर्वेशन का क्या एग्जांपल है? मैम इंस्टीट्यूट का सैंक्चुरी हो सकता है, हाँ, सेंचुरी हो सकता नेशनल है, पार्क हो सकता है, बायोस नेशनल पार्क हो सकता है, बायोस्फीयर और किसी किसी केसेस में जू हो सकता है। जू हो सकता है। जू में हम एनिमल तो वो करते ही हैं। हम लोग अब क्या करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में एनिमल को भी कंजर्व करें और नॉन प्लांट्स को भी भी हम मैम कंजर्व उनके करें। पूरे हैबिटेट को कंजर्व कर रहे हाँ, हैं पूरे बेसिकली। हैबिटेट को उनके नेचुरल कंडीशन में। एक्स सीटू कंजर्वेशन में प्रिजर्वेशन होता है, वो जीन बैंक के थ्रू हम कंजर्व करते हैं या जर्म प्लाज्म को कंजर्व करते हैं, तो उनको एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्या होता है इनका एडवांटेज? कुछ एडवांटेज होगा एक्स सीटू इन सीटू का? पहले बताओ एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? मैम जिनको अपने ही हैबिटेट में रहने का मतलब वो ज्यादा प्रोडक्टिव अपने इन्वायरमेंट पे रह के वो कर रहे हैं, तो वो इन सिटू के लिए तो बेस्ट ही है ना। उनको क्यों ऐसे प्रोटेक्ट किया जाए? नहीं, वो तो ठीक है, हम लोग जू बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? उसका एडवांटेज ये है कि इससे क्या होता है, कोई जो है मैम इकोसिस्टम को बैलेंस प्रिजर्व कर रहेंगे। इकोसिस्टम को बैलेंस तो कर ही रहे हो। जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम उसी जगह प्रिजर्व कर रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है, आप अपने घर में रहेंगे तो सबसे अधिक सेफ है, क्यों? तो लेकिन हमारे लिए क्या दिक्कत है? हमको आपको यूनिवर्सिटी आगे पढ़ना पड़ता है, अनसेफ हो गया। लेकिन हमारे लिए क्या आसान है, एक साथ आप आ जाते हैं, कोई पडरौना बैठा है, कोई देवरिया बैठा है, कोई गोरखपुर में है। हाँ, तो अब एक टीचर को पढ़ना गाँव में अरे मतलब कह रहे हैं, तो ऐसे ही आपकी जो स्पीसीज है वो जेनेटिक डाइवर्स है, लेकिन जब आपको इन सीटू कंजर्वेशन कर रहे हैं तो हमको उस पर्टिकुलर जगह पे उस पर्टिकुलर उसको हमको प्रिजर्व करना पड़ेगा ना। तो ये बहुत टीडियस जॉब भी होगा कि हो सकता है कोई स्पीसीज आपकी बंगाल में प्रिजर्व हो रही है, कोई यूपी में, कोई राजस्थान में, तो उसको जगह तो वे इसका ये लॉस है। और ये आपका प्रॉफिट या आपका क्या एडवांटेज ये है कि उसके पूरी हम उस पर्टिकुलर जगह को, पर्टिकुलर हैबिटेट को प्रिजर्व कर रहे हैं, तो वे हमारे तक से पूरा जर्म प्लाज्म का प्रॉपर कंजर्वेशन है, चीपेस्ट मेथड है। क्योंकि भाई तुम अगर अपने घर ही में रह के काम कर रहे हो तो ना तुम्हें आने जाने का खर्चा, न तैयार होने का खर्चा, तो ना कुछ भी, तो वो आपका चीपेस्ट मेथड है। ठीक है, ऑनलाइन वाला मैम, ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस, हम भी घर पे, तुम लोग भी घर पे, तो ये चीजें हैं। तो ये कंजर्वेशन का ये। और XC2 में हम जब कंजर्व करते हैं तो उन पर्टिकुलर को लाना पड़ता है उनको। अब कोई सीड आपकी अलग अलग तरह की सीड्स है या अलग अलग तरह के जर्म प्लाज्म है, उनको भी डिवाइड किया गया है ऑर्थोडॉक्स सीड करके और रिकैल्सिट्रेंट सीड करके। ऑर्थोडॉक्स सीड क्या होती है, नाम सुने? ऑर्थोडॉक्स क्या होता है? मैम जो रूढ़िवादी लोग होते हैं परंपराओं पर, जो बहुत मैम जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस को लेके। हाँ, तो सीड में भी जैसे हम जर्म प्लाज्म की बात कर रहे हैं, तो जर्म प्लाज्म हमने बताया कि एक लेमैन की लैंग्वेज में वो सीड ही है। तो वो सीड को कंजर्व करने के लिए अब हम जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम सीड के ही कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, या वो कोई भी प्रोसेस जिसके थ्रू, अब सिर्फ सीड का नहीं, आपका सीड भी कंजर्व करते हैं, आप सीडलिंग भी कंजर्व करते हो। नर्सरी क्या है एक्चुअली, एक बात बताओगे? अगर लेमैन की लैंग्वेज में कहा जाए तो नर्सरी क्या है? क्या वो जीन बैंक है हमारा? यस मैम। यस मैम, बिल्कुल, वो भी जीन बैंक है। आपने उसको ग्रो करा के नर्सरी में क्या कर रहे हैं, ये बात जरूर बात है कि वो उसने लोकल लेवल पे उन्होंने उस पर्टिकुलर जीन को प्लांट के रूप में कंजर्व किया हुआ है। नर्सरीज भी एक तरह से, और वही चीज जब आप बायोलॉजी में क्या कहते हैं, बॉटनिकल गार्डन और इस रूप में नॉन कॉमर्शियल वे में करते हैं, तो वो आपका जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन का आपका एक वो हो जाता है।
ना। तो वो जो है, अब जर्म प्लाज्म आप ग्रो करा के भी कंजर्व कर सकते हैं। बहुत से पेड़ है ग्रो करा के ऐसे नहीं कर सकते आप, हर साल वो उसको ग्रो कराते हैं बॉटनिकल गार्डन में। और जो नहीं ग्रो करा सकते वो सीडलिंग के फॉर्म में, और उसके अलावा सीड भी रखी जाती है। एक सीड कितने साल तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं जर्म प्लाज्म के रूप में? मैम कुछ अप टू आइडिया? 50 years। क्योंकि जीन बैंक या ये काम कर रहा है सीड की वायबिलिटी, अब 50 से 100 साल तक हम कंजर्व कर सकते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड को। पर्टिकुलर ये है कि उनको हम पर्टिकुलर जो है एक, जैसे ऑर्थोडॉक्स सीड जो होती है, वो ऑर्थोडॉक्स सीड या ऑर्थोडॉक्स जर्मप्लाज्म जो भी कहो, उसको हम उसमें 5% मॉइस्चर तक अगर उसमें है तो वो उसकी वायबिलिटी हम बचा सकते हैं। और ऐसी सीड जो है वो 50 से 100 साल तक उसको हम कंजर्व भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये, आपने कोई चीज 100 साल तक रखी, कैसे पता चलेगा कि वो जिंदा भी है कि नहीं, वायबल है भी कि नहीं? आपने कलेक्ट किया तो उसको हर 10 साल 15 साल पे उसको चेक करना पड़ता है कि वो ऑर्थोडॉक्स सीड है, उसको हम चेक करेंगे हर 10 साल के बाद एक बार उसको चेक करेंगे। कंजर्व जो सीड को किया जाता है उसको भी 3 तरह से किया जाता है, लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। उन सीड को जो 50 से 100 साल तक हो सकते हैं उनको लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन में डाला जाता है, हर 10 साल 15 साल पे एक बार उनकी वायबिलिटी टेस्ट की जाती है। अगर वायबल होता है तो, नहीं होता है तो फिर दूसरी तरह के सीड के लॉट रखे जाते हैं उनको ग्रो करा के, जो भी वायबल है। मीडियम टर्म में 10 से 15 साल उसको कंजर्व कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में केवल 3 से 4 साल। जो ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं, नॉर्मल आपका चना और ये जो इस तरह के सीड्स होते हैं, हम लोग खुद एक्चुअली सीड ही चने को क्या करते हो, रखते हो, वो एक्चुअली ऑर्थोडॉक्स सीड है। आप पानी में डालोगे वो ग्रो कर सकता है ना। और यस जो ये तो इस तरह की जो भी हमारी दालें हैं या जो अनाज है वो ऑर्थोडॉक्स सीड में आते हैं, कम से कम मॉइस्चर में वो उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन एक होता है रिकैल्सिट्रेंट सीड। रिकैल्सिट्रेंट सीड में कम से कम 10 से 12% मॉइस्चर चाहिए होता है उनको प्रिजर्व करने के लिए। तो उनको क्या करते हैं हम, जो है उनको मतलब ये फ्रूट के ट्रीज हैं, उनको हम उसी तरह से, जैसे आम का जब ले जाते हो तो आप सीड शायद नहीं लेते हो कभी भी। आम का पौधा ग्रो कराना है तो क्या करते हो, आप पौध ले आते हो उसकी ना। कैल्सिट्रेंट सीड को ज्यादातर प्रिजर्व करना थोड़ा कठिन होता है या ज्यादा दिन वो प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो हम उनको जैसे नर्सरी के फॉर्म में उनको हम पौध के रूप में उनको हम ग्रो कराते हैं। तो ये एक चीज है। तो ऑर्थोडॉक्स सीड में आप लोग का ज़्यादातर जो है वो सीड आएंगे जो ड्राई करके स्टोर की जा सकती हैं। इसमें गेहूं और गेहूं, अनाज, दालें आ जाएंगी। रिकैल्सिट्रेंट में आपका फलों के सीड आ जाएंगे, 12 से 13% उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए जीन बैंक। ये जीन बैंक क्या होता है? मैम, जहाँ पे हम लोग प्रोटेक्ट करके रख रहे होते हैं अपने सारे जीन्स को जो कलेक्टेड हैं अभी तक, तो उसको जीन बैंक बोलेंगे। जीन बैंक वही कहेंगे, जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करके जहाँ रखेंगे उसको हम जीन बैंक कहेंगे। जीन बैंक रिफर टू अ प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन वेयर जर्म प्लाज्म कैन बी कंजर्व्ड इन लिविंग स्टेट। ठीक है, लिविंग स्टेट मतलब जब जरूरत है आप तुरंत जो उसको, क्योंकि बैंक क्या काम करता है, आपको पैसों की जरूरत है, घर पे नहीं है, तुरंत आप निकाल के पैसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, वही काम आपका ये भी करता है। जीन बैंक आपका ये करता है कि आपको जैसी जरूरत है लिविंग स्टॉक आपको वो प्रोवाइड कर सकता है। तो जीन बैंक स्टोर करता है सीड को, पॉलन को, इन विट्रो कल्चर को। हाँ, तो और जीन बैंक 2 तरह के होते हैं प्लांट के केस में। कौन कौन से हो सकते हैं, कोई आइडिया देगा? मे भी अभी नया है इसलिए हम बता रहे हैं। एक बार और इसका हम पूरा स्लाइड और वो डिस्कस करेंगे, आज केवल डिस्कशन वाला पार्ट हो रहा है। नेक्स्ट में भी कल ही कर लेंगे, नहीं तो मंडे को, ठीक है? इसको फिर हम स्लाइड भी दिखाएंगे। आज तुम लोग भी तो पढ़ लेना, बीडी सिंह की बुक बेस्ट है। तो एक होता है सीड जीन बैंक, एक होता है मैम वो जो बीडी सिंह वाली बुक है वो उसका पीडीएफ नहीं मिल जाएगा? पीडीएफ मेरे पास नहीं है, हालांकि हमने जो भी पीपीटी बनाई है, जो कंटेंट दे रहे हैं
उसी से बना के दे रहे हैं तुम लोग को ना। अगर हमें कहीं मिला तो हम दे देंगे, फिलहाल अभी नहीं। और किसी के पास हो तो प्लीज हमको भी भेज दे देना, ठीक है। किसी को भी ये BD सिंह के PDF मिल जाए तो हमको भी दे देना। बेस्ट बुक है, आपका पूरा कोर्स कवर अप कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई बहुत इंटरेस्टेड हो सकता है प्लांट ब्रीडिंग का भी बहुत अच्छा करियर इस समय जा रहा है, तो कोई भी इसको करना चाहे तो BD सिंह जरूर पढ़ो, ठीक है। तो 2 तरह के जीन बैंक होते हैं, सीड भी जीन बैंक और फील्ड जीन बैंक। सीड जीन बैंक, तो सीड जीन बैंक में क्या होगा, सीड कंजर्व किया जाएगा ना। अब सीड जो है, अभी इसके पहले बताया था कि 3 तरह के कंजर्व हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकता है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो जो बेस कलेक्शन होता है या लॉन्ग टर्म जो कलेक्शन होता है उनको हम कहते हैं बेस कलेक्शन। इन सीड को हम करीब 50 साल तक कंजर्व करते हैं, और इनको कंजर्व करने का जो टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेटली -18 से -20 डिग्री सेल्सियस होता है। एक होता है एक्टिव कलेक्शन। एक्टिव कलेक्शन तो ये मीडियम टर्म कलेक्शन है, 10 से 15 साल के लिए इनको स्टोर किया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। और एक और टर्म आता है सीड जीन बैंक में, वर्किंग कलेक्शन। ये जो वर्किंग कलेक्शन है वो बहुत छोटे समय के लिए स्टोर किया जाता है, 3 से 5 साल के लिए, और इनको 5 से 10 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। तो सीड जीन बैंक है, अ प्लेस वेयर germplasm is conserved in the form of seed is called seed gene bank. So seed gene bank is very convenient for storage because they occupy very small space than whole plant. इसीलिए सीड हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एक ही रूम में कितने तरह के सीड आपके हो सकते हैं, तो ये सीड जीन बैंक है। एडवांटेज यही है कि बहुत ढेर सारी वेरिएबिलिटी आप जो है एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं, उसको हैंडल करना इजी होता है और कंजर्व करना आसान होता है पैथोजन और इंसेक्ट से। तो उसके अलावा एक वर्ड आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन अंडर द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। कितना होता है टेम्परेचर पे बताएगा? -18 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं, -996 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में हम कंजर्व करते हैं उनको। मैम फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ मैम वो टेम्परेचर फिर से रिपीट कर दीजिए। -196 डिग्री सेल्सियस। तुम लोगों को हम कंटेंट पूरा दे देंगे। एक्चुअली अभी हम बना नहीं पाए, इसलिए आज हम चूंकि क्लास रख दिया था, हमने कंटेंट मेरा पूरा तैयार नहीं था, तो हमने कहा भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में बहुत ही लो, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में हम उन सीड को पर्टिकुलर कंटेंट को कंजर्व करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कंजर्वेशन क्या हर चीज का करना चाहिए कि प्रायोरिटी बेसिस पे होता है कंजर्वेशन? प्रायोरिटी बेसिस पे होनी चाहिए। बिल्कुल प्रायोरिटी बेसिस पे होना चाहिए कंजर्वेशन। का ज्यादा नीड हो तो अब जल्दी जिसका बचाना जो चाहिए उसको ज्यादा। एंडेमिक स्पीसीज हो जो जल्दी लॉस हो रही हैं, अब ये जब जो ये आपका NBPGR देखता है कि कौन सी स्पीसीज आपको जरूरत है, किसकी आपको कंजर्वेशन की ज्यादा जरूरत है। अब वाइल्ड स्पीसीज को बहुत हमें कंजर्वेशन की नहीं जरूरत है, लेकिन ऑर्किड और इन तरह की स्पीसीज की हमको कंजर्वेशन की जरूरत है। कुछ इम्पॉर्टेंट जीन बैंक इंडिया में जो हैं उनमें है एक आपका CRRI, सुना है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये कटक, देहरादून में नहीं है, ये कटक में है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये राइस को कंजर्व करता है, राइस के लिए जीन बैंक है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका शिमला में है, CPRI, ये पोटैटो को कंजर्व करता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च ये जो है CICR, ये नागपुर में है, कॉटन को प्रिजर्व के लिए है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पर्ल्स रिसर्च IIPR ये कहाँ पे है? यूपी में ही है। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर, देवांशी बताओ, तुम तो बड़ा कंपटीशन दे रही हो ना।
मैम उसका नेटवर्क नहीं सही है तो अच्छा, उसका नेटवर्क नहीं सही है, नहीं तो बताती है अभी। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पल्स रिसर्च IIPR, ये कानपुर में है, दालों के लिए है ये। डॉक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च DOR, ये हैदराबाद में है। ऐसे ही कई जीन बैंक है इंडिया में जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग क्रॉप के लिए वो जीन बैंक है। जैसे राइस के लिए अलग है, पोटैटो के लिए अलग है, कॉटन के लिए अलग है। तो एक ही तरह का क्रॉप के लिए वो पर्टिकुलर जीन बैंक है। और जीन बैंक नेशनल जीन बैंक भी होते हैं, इंटरनेशनल और ग्लोबल जीन बैंक भी होते हैं। तो नेशनल जीन बैंक का तो हमने कई नाम दिया कि नेशनल जीन बैंक आर लोकेटेड आर मेंटेन टू ईच कंट्री, और एंड ग्लोबल जीन बैंक आर लोकेटेड इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च सेंटर्स। In India, gene bank are maintained by Concerned Crop Research Institute of ICAR. सारे जो जीन बैंक है वो बेसिकली इंडियन ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से गवर्न होते हैं। उसके अलावा नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, ये क्या NBPGR न्यू दिल्ली में है, इज ऑल्सो मेंटेनिंग जर्म प्लाज्म ऑफ वेरियस फील्ड क्रॉप। ज्यादातर जो जर्म प्लाज्म का कंजर्वेशन है NBPGR पे अक्सर शॉर्ट नोट्स आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी। जर्म प्लाज्म को पॉलन और DNA के रूप में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन DNA के रूप में स्टोर करना बहुत ही टीडियस जॉब है। और अभी तुम लोगों को बता दें, चूंकि साइंस बड़ी एडवांस हो गई है, हम लोग शायद डींग हाँकते हैं, नहीं तो हम लोग ऑनलाइन नहीं क्लास कर रहे होते। एक तरह से एडवांस है, लेकिन वो एक वायरस हम सब लोग को, सारी साइंस, सारी आर्ट्स सबको फेल कर दिया है। हम लोग कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जीन ये लोग वायरस के थ्रू कंजर्व करते हैं। ये भी एक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, कभी बात होगी, डिस्कशन होगा। बैक्टीरियोफेज जो वायरस से बैक्टीरिया में ग्रो कराते हैं क्लोन, तो ये बहुत एडवांस टेक्निक है। ठीक है, सुनाई दे रहा है तुम लोग को? यस मैम। यस मैम। मेरा भी नेट कनेक्शन हो रहा है। अब आता है, अब जेनेटिक जीन पूल की बात हो गई। जीन पूल भी 3 तरह के होते हैं, जीन पूल 1, जीन पूल 2, जीन पूल 3, मतलब प्राइमरी जीन पूल, सेकेंडरी जीन पूल और टर्शरी जीन पूल। इसके बारे में हम कल नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। प्राइमरी जीन पूल एक्चुअली वो होते हैं जो कि मतलब जब आप क्रॉसिंग करो तुरंत आपका डायरेक्ट वैरायटी जनरेट हो जाए। सेकेंडरी वो होते हैं जिसमें पूरी वायबिलिटी नहीं होती है। टर्शरी वो होते हैं जिनको केवल साइंटिस्ट ही ब्रीड करा सकते हैं, उनको हम टर्शरी जीन पूल कहते हैं। तो इस तरह से होता है। उसके अलावा जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन इन सीटू एक्स सीटू हो गया, बेस कलेक्शन, एक्टिव कलेक्शन की भी बात हमने कर ली। अब एक और चीज आता है, एक्टिविटीज ऑफ जर्म प्लाज्म करेक्शन। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के लिए एक्टिविटीज क्या क्या होती है, उसको आता है। एक होती है एक्टिविटी इवैल्यूएशन होती है। इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? मैम बेसिकली एक तरीके से जजमेंट करना कि जजमेंट करना, हाँ 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 हाँ, इफ इट इज प्रायोरिटी बेस्ड और नॉट, इफ इट इज हाँ हम इवैल्यूएशन करेंगे उसको, हमको अभी जरूरत भी है प्रिजर्वेशन की कि नहीं है। भाई जाहिर सी बात है, जो चीज जल्दी ज्यादा लॉस हो रही है जल्दी, तो हमको, तो ये जो कंजर्वेशन का काम में, कंजर्वेशन का जैसे आपको कभी कभी एग्जाम में ये आ सकता है कि क्या प्रोसेस है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन में हम क्लासिफाई भी करते हैं वेरियस टाइप ऑफ जर्म प्लाज्म। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? मैम उसका एक ऑथराइज्ड डेटा का डेटा बनाना कि हाँ वो मेंशन्ड हो। हाँ, उसको पूरे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि इसका एनालाइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, स्टोरेज कैसे होता है, उसको कैसे हम ग्रो करा सकते हैं, सारा डिटेल। क्योंकि आप 100 साल तो जिंदा रहने वाले नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हम ना 100 साल, तो 100 साल आपने सीड तो कलेक्ट कर दी, तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आएगी कैसे जानेगी कि ये इसको इस तरह ग्रो कराते हैं। तो हमको पूरा चीजें डॉक्यूमेंट, वही बात है, रामायण आप कैसे जान रहे हैं? राम जी तो कब के नहीं है,
लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड है ना, तो आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन हर चीज में बहुत जरूरी है। तो इवैल्यूएशन पहले करेगा, इवैल्यूएशन तो आपकी यही जनरेशन करेगी, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम, उनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन में क्या जरूरी इंफॉर्मेशन है कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है, कैरेक्टराइजेशन कैसे होगा, कंजर्वेशन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी चीज आपकी क्रॉप है उसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, उसके बारे में जानकारी रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूटिलाइजेशन, उसका क्या क्या यूटिलाइजेशन है। यूटिलाइजेशन रिफर्स टू यूज ऑफ जर्मप्लाज्म इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ना, कि उसका यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए। आपने जो जर्मप्लाज्म कंजर्व किया, आपके पास अगर डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है तो आपके लिए आसानी होगी। तो अब उसके बाद आ जाइए कल्टीवेटेड जर्मप्लाज्म। तो कल्टीवेटेड जर्मप्लाज्म को 3 तरह से हो सकता है, एज अ वैरायटी हम उसको ग्रो करा सकते हैं। तो फील्ड जर्मप्लाज्म जो हुआ पेरेंट इन द हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, एज अ वेरिएंट इन जून पूल, तो इनको हम करके कल्टीवेटेड जर्मप्लाज्म होते हैं। सीड जर्मप्लाज्म हुआ, वाइल्ड जर्मप्लाज्म भी होता है। वाइल्ड जर्मप्लाज्म की बात की है टू ट्रांसफर रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंटीबायोटिक स्ट्रेस। अब एक और चीज आता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन। ये सब डिस्कशन जब जेनेटिक इरोजन होने लगा, लोगों को कई जगह लगा कि नहीं ये जो चीजें हैं ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हमने उसको कंजर्व करने की कोशिश की। तो उसके लिए कई इंस्टीट्यूट आए, इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे, दोनों इंस्टीट्यूट के आप नाम रखेगा। इंटरनेशनल लेवल पे जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, IPGRI। ये रोम इटली में है। तो ये ग्लोबल लेवल पे जर्मप्लाज्म को कंजर्व करता है, और इंडिया लेवल पे क्या करता है, NBPGR। हाँ NBPGR पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स का BD सिंह आप देखिएगा तो उस बुक को जरूर, ये NBPGR का पूरा उसका क्या फंक्शन है, वो क्या करता है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के सब कंजर्व करता है। उसके अलावा एक होता है फॉरेस्ट के जर्मप्लाज्म को जो कंजर्व करता है, वो इंडिया में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और उसके अलावा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता जिसकी ब्रांच है, वो जर्मप्लाज्म हर और रिमेनिंग स्पीसीज का कंजर्व करता है। तो आपका NBPGR एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को करता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट स्पीसीज को करता है, बॉटनिकल सर्वे जो भी अलग तरह की और स्पीसीज है उनको कंजर्व करने का, उनके जर्मप्लाज्म को कंजर्व करने का काम करता है। उसके अलावा एक आता है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन क्या होता है ये आप आजकल तो कहना नहीं है, प्लांट पैथोलॉजी वाले तो अच्छे से जानते ही थे। और क्या होता है क्वारंटाइन, अब तो सब जान गए हैं क्वारंटाइन क्या होता है। क्वारंटीन क्वारंटाइन जो भी कहो, अलग मैम करना अपने को। क्यों करा वो लीगल रिस्ट्रिक्शन होता है, लीगल रिस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, लीगल प्लांट रिस्ट्रिक्शन। क्वारंटाइन तो दैट अगर कोई है तो वो हाँ एक ब्रीड से दूसरे ब्रीड में या फिर एक जगह से दूसरे जगह पर हाँ ट्रांसमिट ना। ट्रांसमिट में मान लो आप 40 डे इतना पीरियड कंजर्वेशन जीन का कंजर्व कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, कोई एक डिसीज प्लांट आ गया तब तो पूरा आपका जीन पूल खत्म हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है तो लीगल मेजर्स होते हैं, क्वारंटाइन की भी जरूरत पड़ती है आपको जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन में। तो जितनी भी जीन पूल है उसको बचाने के लिए ये क्वारंटाइन भी एक प्रोसेस है। तो ये सारी चीजें हुई, आज का हम लोग का जो डिस्कशन था ये मतलब जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन के बारे में था। आज हमने कंटेंट, तो हम तुम लोग को अब एक काम करते हैं, 2 चीजें रहेगी। एक हम कंटेंट अभी व्हाट्सएप कर दे रहे हैं, ठीक है, जो जिनके पास बुक नहीं है उनको भी कंटेंट मिल जाएगा, वो कंटेंट सफिशिएंट है। नेक्स्ट टर्न पे मे बी हम PPT भी तुम लोग की अपलोड, अगर आज कल में मौका मिला PPT अपलोड कर सकते हैं।
एक बार हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, हमने मूडल का एक क्लासरूम भी बनाया है जिसमें हमने असाइनमेंट के लिए तुम लोग को दिया है, क्योंकि पिछले बार के बच्चों को तो सिर्फ हम लोग बोल देते थे तो काम हो जाता था। इस बार हम ये सोच रहे हैं कि आपको 30 नंबर का होता है असेसमेंट, जिसमें आपका 10 नंबर वो अटेंडेंस पे है। तो अटेंडेंस तो आपकी हमारे पास अटेंडेंस ना, तुम लोग एक काम किया करो, जैसे एक कोई बच्चा, एक कोई नहीं है, कोई भी जो है आप लोग अपने रिकॉर्ड में रखो। तुम्हारा इस दिन मान लो क्लास में, मान लो 10 क्लास हम ले रहे हैं, 10 में अटेंडेंस मेरे पास तो रिकॉर्ड में होना चाहिए, क्योंकि इस पे मार्क्स है तुम लोग का। और दूसरा ये है कि आप लोग का एक इंटरनल टेस्ट होगा। इंटरनल टेस्ट वैसे तो पेपर वाइज हो रहा है, लेकिन मान लो हमारा 4 यूनिट है, आपके में 2 यूनिट हमारा है, तो मतलब 50% का हम आपका मतलब क्वेश्चन दे सकते हैं। तो हम इसमें अभी जो आपको कंटेंट भेजेंगे उसमें क्वेश्चन को पढ़ के तुम लोग आना। तो नेक्स्ट में जो थोड़ा सा डिस्कशन होगा, नेक्स्ट में हम पीपीटी, नेक्स्ट में भी हम कल ही ले लेंगे, आधा घंटे की क्लास ले लेते हैं, कल पीपीटी को वो कर देते हैं, ठीक है। तो ये और ये इम्पोर्टेंट पोर्शन रहेगा, क्योंकि यही एक नया है जर्नल क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो तुम लोग थोड़ा पढ़ना, जो क्वेश्चन होगा पूछना, और हम कंटेंट डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहीं ठीक पे है क्लास मैम। खत्म किया जाए। 29 स्टूडेंट्स हैं इस समय ना, 29। तुम लोग कितने लोग हो क्लास में? एक एक बार 43 सबका से ऊपर ही है, 42 है। 42 हो। 40। अच्छा, तो एक 43 कैसे अटेंडेंस वाला भी हम इसको कंफर्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि मई में एग्जाम शेड्यूल था, लेकिन अभी तो कब तक से कुछ पता नहीं है। तो ये तो है, लेकिन हम लोग जो है मई में था। कौन चिंता कर रहा है? कोई नहीं, हो ही नहीं पाएगा। क्या रितिका चिंता कर रही थी? हाँ और है में बहुत अंतर होता है ना। लेकिन एक बात और है कि मेन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग का भी डेजर्टेशन समय रुका नहीं हुआ है, समय तो जा रहा है। तो मेन चीज है डेजर्टेशन वाले बच्चे अपना डेजर्टेशन तैयार करो। जो क्लासेस मिल जा रही है, जैसे हमारा प्लांट ब्रीडिंग का कोर्स पूरा आप लोग के पास एक तरह से अवेलेबल है। एक तरह से आप नेट पे देखोगे तो हमने तो उसमें सारे के लेक्चर्स भी हैं, एक्चुअली वीडियो लेक्चर्स भी हैं, लेकिन हमको समझ में आया कि वो प्ले करने पे ठीक नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो वो चीज़ें रहेंगी। दूसरी बात, पिछली बार हमने असाइनमेंट नहीं दिया था, इस बार जो असाइनमेंट है उसमें छोटे छोटे आप लोग नोट्स बना के पढ़ना। तो आज में भी हम असाइनमेंट देंगे, कोशिश करो जैसे खाली हो तो वो पोर्शन टिक कर लो, पोर्शन वो कर लो, उसको थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। तो टाइम आप लोग का बहुत कीमती है, उसको आप लोग यूटिलाइज करो। समय तो बीत ही रहा है, भले हम लोग एक्टिव हो चाहे ना एक्टिव हो। और फिर कॉम्पिटिशन्स में तो फाइनल ईयर के हो ना। अच्छा सुनो, प्लांट ब्रीडिंग का नेट में भी क्वेश्चन आता है। एल्गी फंजाई में तो कम था, लेकिन प्लांट ब्रीडिंग का आता है क्वेश्चन। तो तुम लोग जैसे ना जब पढ़ रहे हो तो इसी समय जैसे कंटेंट तुम्हें मिल जा रहा है, बीडी सिंह की बुक मिल जा रही है, तुम लोग एक काम करो कि तुम लोग नेट के भी कुछ पोर्शन देख लो। तो उसमें जो क्वेश्चन होगा तुम लोग को जैसे पूछता है, जैसे अब इंट्रोडक्शन जीन में तो कई पूछता है क्वेश्चन, जर्म प्लाज्म क्या है, कल्टीवार वैरायटी में क्या अंतर है, जीन पूल क्या है, मतलब बहुत चीजें हैं। तो उनको भी आप लोग देखकर इसमें पूछ सकते हैं, चैट में दे सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेट की इस समय तैयारी करो, क्योंकि सब एमएससी कर रहे हो। प्लांट ब्रीडिंग आपका आईएआरआई में जाने के लिए, आईसीआर नहीं, आईएआरआई में जाने के लिए ये अच्छा पोर्शन है, ठीक है। तो सबको बेस्ट विशेस। मे बी पॉसिबल कल मिलते हैं, नहीं तो मंडे को जरूर मिलेंगे 11 बजे, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।